सरकार में रेल मंत्री भी थी। टीएमसी तब एनडीए का एक घटक पक्ष था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो जिस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा की ये पार्टी है। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर आगे चलने वाली पार्टी है और सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए आवाज उठाने का काम करने वाली आरपीआई है। और ये पार्टी बेसिकली महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी, लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शाखाएं 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। रिपब्लिकन पार्टी लगातार मैं 25-30 साल से मैं यहाँ से चला रहा था। हमारे सुकृति रंजन विश्वास जी इसके पहले अध्यक्ष थे, वो बैंक में ऑफिसर थे। वो रिटायर होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हमारे मृत्युंजय मलिक जी जो अभी नेशनल कमेटी में, वो भी कई साल तक अध्यक्ष रहे। अभी अमर रॉय जी अभी अध्यक्ष है और राजीव घोष एक, और हमारे सत्यजीत दास जी जो यहाँ के जो है ये त्रिपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने शादी की है, इसलिए हमने त्रिपुरा से इनको ट्रांसफर करके यहाँ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भेजा है। और ये भी हमारे एक्टिव लीडर मूल निवासी त्रिपुरा के हैं। तो आज राजू घोष जी के नेतृत्व में हजारों टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है। और मैं बता रहा था कि पार्टी जो हमारी है नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में है, सभी को मैंने बताया है कि नागालैंड में हमारे पार्टी के 2 एमएलए हैं, वहाँ हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी है। और मणिपुर में हमारे कैंडिडेट को 2024 में लोकसभा में 1.5 लाख वोट मिले थे। मणिपुर में हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और गन्ना किसान जो शुगर केन फार्मर, ये सिंबल आरपीआई को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो अभी 2 राज्यों में पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का, हर राज्य में करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, लेकिन और 2 राज्यों में अगर पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, 6% वोट अगर मिलता है या कुछ विधायक चुन कर आते हैं, तो हमारी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलेगा। तो मेरा प्रयत्न जारी है। मैं लगातार 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय का एमओएस हूँ। और मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। और अभी 3 बार मैं नरेंद्र मोदी जी के एनडीए में मैं हूँ। और मैं तीसरी बार 2026 में मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूँ। तो लगातार 6 बार संसद में रहने का मुझे मौका मिला है। मेरा प्रयत्न ये है कि मैं वेस्ट बंगाल में आरपीआई को मजबूत करना है। या दलित की पॉपुलेशन देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ है। कितना परसेंटेज है यहाँ? 30%। हाँ, मतलब 30% मतलब यहाँ दलितों की आबादी है। और भी पंजाब में और भी अच्छी आबादी है, पंजाब में भी काफी दलित संख्या है। हमारे महाराष्ट्र में 13-14% ही है, यूपी में 21-22% है। लेकिन यहाँ दलित का पॉपुलेशन 30-32% तक अभी है। अभी जो सेंसस अभी होगा उसमें और भी कितना परसेंटेज है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन दलित का पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 15% 1950 में था, जब देश को आज़ादी मिली थी और जब हमने संविधान स्वीकारा था, तब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्न से संविधान सभा ने एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने के मुद्दे को स्वीकारा और एसटी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिला है। और बाद में यूपीसी जी के टाइम पर कालेलकर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और देश में ओबीसी का परसेंटेज 52% हो सकता है, ऐसा उन्होंने स्टडी करके
रिपोर्ट दिया था और मंडल जो कमीशन था, तो मंडल कमीशन ने ओबीसी की जातियों का एक संच बनाया था, संघ बनाया था, और उसमें हिंदू और मुस्लिम समाज की भी कई जातियां उसमें हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की अनेक जातियां, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें 80% पॉपुलेशन ओबीसी में आता है, मुस्लिम कम्युनिटी में। और बाकी के मुस्लिमों को तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का दिया है, इकोनॉमिक विकल्प शिक्षण का मोदी सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है। बहुत साल तक मांग होती रही थी कि कलकत्ता में भी यहाँ अगर होती है तो लोगों को भी अच्छा मकान मिलेगा। और दूसरी हमारी मांग है कि गांव के जो भूमि लोग हैं, वहीं से दलित हो या नॉन दलित हो, उनको 5 एकड़ जमीन देने का एकाधा स्कीम सरकार ने हाथ में लेना चाहिए। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंटमेंट कर दिया, उसका सर्वे करना चाहिए कि भाई एक गांव में कितने भूमि लोग हैं, कोई भी जाति के हो, उस फैमिली को अगर 5 एकड़ लैंड मिलती है, अगर वो वैकेंट लैंड है तो वैकेंट लैंड उनको दी जा सकती है। फॉरेस्ट की लैंड है लेकिन जहाँ पेड़ आते नहीं है, वैसी जमीन भी मतलब उनको खेती के लिए दी जा सकती है, और उसमें खेती भी है, कुक्कुट पालन भी हो सकता है, डेयरी भी हो सकती है। डेयरी मतलब वो 2-4 भाई गाय अगर करते हैं तो ऐसी फैमिलियां बिलो पावर्टी लाइन के ऊपर आ जाएगी। अभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हमारे 10 साल के कार्यकाल में आए हैं, तो मतलब 5 एकड़ जमीन देने का एक प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी यह है कि भाई दलित पर अत्याचार आज भी शहरों में नहीं होते, लेकिन गांवों में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, और कम से कम देश भर में 60,000 से ज्यादा अत्याचार होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, लेकिन हर इसके लिए हमें बहुत बड़ा हमारे मन में हित भी है। और हमारी सरकार के तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले अनाउंस किया है कि इसके लिए नया कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि मेरी पार्टी की मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी देने की सजा होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की मांग है। कानून अभी वैसा रहेगा। मैं मंत्रिमंडल में मैं हूँ, जरूर मेरे पार्टी के तरफ से मेरा जो प्रस्ताव है वो मैं होम मिनिस्टर को दे दूंगा। ऐसे लोगों को फांसी देने की सजा हो जाती है। मुझे लगता है कि लीक पेपर होने की जो घटनाएं है ये मतलब बाद में नहीं हो सकती है, और इसका वो समर्थन नहीं करते। मोदी साहब ने युवाओं के छात्रों के बारे में एक उन्होंने बताया कि हम उनके समर्थक हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारे दिक्के जी है अभिजीत दिक्के जी है, ये हमसे हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई, सब लोग आपको जानते हैं, और उनके वो आंदोलन को बहुत बड़ा सपोर्ट स्टूडेंट का और लोगों का मिल रहा है। लेकिन इसमें राजनीति करने की जरूरत है, ऐसा हमारा कहना है। हमारा कहना है कि हम पार्लियामेंट में पेपर लीक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन उस पर अड़ा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं देना चाहिए। हमारा कहना हमको धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना है तो सोल्यूशन नहीं है। इस्तीफा अगर ये भी दिया जाता है तो पेपर फूटी के इंसिडेंट ना हो, उसकी चर्चा होना बहुत बड़ा जरूरी है, और सरकार उसके लिए पूरी तैयार है, मतलब कानून बनाने के लिए तैयार है। शायद ये अधिवेशन में भी कानून आखिर तक आ सकता है। और दूसरा, महिला आरक्षण बिल जो है, डिलिमिटेशन बिल है, इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था तब मतलब एक कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, टीएमसी ने, सबने विरोध करके इस बिल को फेल करने का काम किया था, और 54 वोट से हम हार गए थे। तो ऐसा कानून, महिला आरक्षण का कानून बनाने के लिए और डिलिमिटेशन का बिल पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास उतनी मेजोरिटी नहीं थी।
लेकिन अभी टीएमसी के एमपी हमारे साथ आ गए, शिवसेना के भी हमारे साथ आ गए। डीएमके क्या आगे करेगी मालूम नहीं है, लेकिन डीएमके ने अनाउंस किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं है। तो देखते हैं, तो हमारी कोशिश ऐसी है कि ये बिल महिलाओं का रिजर्वेशन का बिल जो है, ये सरकार का प्रस्ताव पहले ऐसा था कि पार्लियामेंट की 543 सीटें है इलेक्शन की, और 2 सीटें एंग्लो इंडियन टू दी अपॉइंटेड, ऐसी 545 सीटें लोकसभा की है। तो उसमें 543 में 1/3 रिजर्वेशन देना है। लेकिन सरकार ने ये कानून लास्ट टाइम बनाया था जो नापास हुआ था, उसमें अमित शाह जी ने ये बिल प्रोड्यूस किया था, और उसमें 273 महिलाओं के लिए सीट बढ़ाकर 543 में ये सीट प्लस करके 816 सीट लोकसभा की बनाने का एक डिलिमिटेशन का बिल था। तो अपोजिशन ने बोला कि भाई ये बिल का तो 25-30 साल के बाद डिलिमिटेशन होता ही है, कांग्रेस के जमाने में भी डिलिमिटेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन से थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल छूट हो सकती है, और हर राज्य की सीटें तो बढ़ेगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी और साउथ की सीटें नहीं बढ़ेगी ऐसा नहीं है। ऐसा प्रचार लिया गया है कि नॉर्थ में ज़्यादा सीट है और उनको ज़्यादा फायदा होगा, और साउथ की सीट कम है इसलिए उनको नुकसान होगा। लेकिन आज भी वैसा है, आज भी नॉर्थ की सीटें ज़्यादा है, तो उसके प्रोपोर्शनेट हर स्टेट की सीट बढ़ने वाली है, लोकसभा की और विधानसभा की। तो ये बिल अभी पास हो सकता है। महिलाओं को न्याय देने का 2029 में जो इलेक्शन लोकसभा का आएगा उसमें ये कानून बनेगा, तो महिलाओं के लिए लोकसभा में विधानसभा में सीटें बढ़ेगी और उनको उसका फायदा होगा। तो ये बिल का मेरी पार्टी पूरा समर्थन करती है, और ये बिल इस लोग जरूर पास होगा।